Hello everyone, my name is Sarthak Kaushik, dear, and I welcome you all on this official YouTube channel of Engineers Career Group. So dear, जैसा कि हमने previous वीडियो में डिस्कशन किया था ESC के पैटर्न के रिगार्डिंग, क्या क्या पैटर्न रहता है, और हमने बैच के रिगार्डिंग बात की थी कि जो बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है दैट इज डियर, जो इसका इफेक्टिव प्राइस है वो है 9,999, बट अभी दिवाली तक के लिए ये आपका 6,999 में अवेलेबल है। और इसका जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको वैलिडिटी 1 ईयर, 1 साल की मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अभी 3 महीने बाद सर एग्जाम है उसके बाद ये बैच खत्म हो जाएगा, नहीं, अभी हम फोकस करेंगे 2025 पे, लेकिन आपके पास जो एक्सेस रहेगा सब मटेरियल का सब कुछ वो 1 साल के लिए रहने वाला है, मतलब 2026 में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो ये सब बातें हम लोगों ने की थी। तो डियर, आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा है, जो मेन मोटिव है वो ये है कि अगर हम प्रीलिम्स में पेपर 1 जीएस पेपर की बात करें तो वहां पे सेफ स्कोर की बात करें अगर, कि सेफ स्कोर कितना होगा उस पेपर में, जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उनके लगभग कितने स्कोर आते हैं, और हम ऐसा क्या करें कि हम सेफ स्कोर तक पहुंच जाए और सेफ स्कोर से हम एक स्टेप आगे रहे। यही सब हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ अवेलेबल हैं जी हाँ 2 टाइम्स ESC मेंस क्वालिफाइड तस्लीम सर, जिनको वास्ट एक्सपीरियंस है डियर ESC में कैसे करना है उस चीज का भी, और ESC में कैसे पढ़ाना है उस चीज का भी। तो तस्लीम सर अब यहाँ पे आके थोड़ा सा हमारे साथ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि किस किस तरह आपको प्रीलिम्स पेपर 1 में चीजों को लेके चलना है। सो तस्लीम सर, एक बार आप। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, तो आज हम ESC GS पेपर को लेकर यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। अब बेटा इसके अंदर क्या करना, पहले तो आप लोगों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि IRMS इंक्लूड हो गया हमारे ESC में दोबारा। और ये हर एक इंजीनियर के लिए बेटा, आप सब जानते हो कि जो भी इंजीनियर्स लोग होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पहले से थी, बट जो भी गवर्नमेंट को उसे समझने में थोड़ी देरी हुई, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी बेटा अब आप लोगों के लिए वैकेंसी ESC के थ्रू लगभग डबल हो गई है बेटा। ओके, जो ESC में पहले बेटा 5 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, अब वो ESC से ही होंगे बेटा, जो कि IRMS के थ्रू पहले प्रॉमिस किया गया था। बट बेटा अब जो नोटिस आया है, IRMS और ESC मर्ज होकर आप एक पर्टिकुलर एग्जाम होगा ESC, जो पहले होता था। अब इसके अंदर बेटा क्या है, जैसे कि हम GS पेपर 1 को लेकर आए हैं, तो बेटा ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका, जो कि स्लाइड पे है, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। लेकिन बेटा मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। मैं आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस बताऊंगा और किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है। हालांकि सर जो सब्जेक्ट वाइज हम स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे ये तो हम अलग अलग बताएंगे, लेकिन आज हम GS पेपर 1 में कैसे अप्रोच करना है बच्चों को। अभी सर सुबह में उठा तो 4-5 कॉल्स मेरे पास कि सर अभी इतना कम टाइम है, कैसे हम अप्रोच करें। और सर पहले से तो हम इसलिए तैयारी नहीं करते थे, वैकेंसी कम है। अब IRMS आया तो बहुत सारे बच्चे, और कुछ ऐसे बच्चे सर जिनके पास 2 से 3 अटेम्प्ट ही बाकी हैं। तो हालांकि उनका एज एक क्रूशियल इशू है, लेकिन हो सकता है सर गवर्नमेंट इस पर विचार करे। लेकिन फिर भी आज हमें बेटा GS पेपर 1 को लेकर आए हैं आपके सामने, तो ये आपका पेपर है। हाँ सर। सर इसी में ना IRMS के आते ही वैकेंसी एकदम हो गई डबल। यस सर, डबल हो गई है, और मैकेनिकल जैसी ब्रांच को तो बहुत बेनिफिट मिला है, 20 से सीधा 60 हुई है, अभी स्टोर की भी ऐड होनी है। और ठीक है, तो सर इसमें जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक तो आप पहले थोड़ा सा, जैसे आपको इतना एक्सपीरियंस है ESC का पढ़ाने का भी और खुद अटेम्प्ट करने का भी, पेपर 1 में जो सिलेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट ओवरऑल जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, वो पेपर 1 में एवरेज कितना स्कोर कर पाते हैं सर? पहले तो ये बताओ जरा बच्चों को ना, कि बहुत ना मिथ चला हुआ है ना अलग अलग चैनल्स पे कि 150 प्लस की स्ट्रेटजी, ये नहीं आते हैं इतने मार्क्स। ठीक है, 150 मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक है, 1-2 अगर कोई एक्सेप्शनल केस अगर निकल गया तो बात ठीक है। ठीक है, बाकी इतने मार्क्स सर मेरे को नहीं लगता आते होंगे, बाकी आप बताओ। सर जैसे कि मैं जानता हूं, और जो कि मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट भी रहे हैं, और जो मेरे सीनियर फैकल्टीज भी हैं, और जो भी सर जो एक एग्जाम का सर व्यू है जो मैंने अपने तरीके से ऑब्जर्व किया है, सर 50 to 70, हालांकि सर मिनिमम, हालांकि सुबह तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सर, 60 to 70 मार्क्स का जो सर एक स्कोर है वो सर बेस्ट है सर, गुड नहीं है सर, एबव गुड है सर। और सर आज सुबह की सर मैं बात बताता हूँ आपको, एक बच्चे का मैंने मैसेज देखा तो उसने मुझे बोला थैंक यू सर। मैंने फिर सर बच्चों को, सर हो सकता है टीचर को सर सभी बच्चे याद नहीं रहते हैं,
जो सबसे शैतान होता है वो याद रहता है, या जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो याद रहता है। तो उसका मुझे नाम याद नहीं था, फिर मैंने उस पर उसने कॉल किया मुझे, तो सर उसका सर आप सरप्राइज, मैं भी सरप्राइज रह गया सर। उसके सर 42 मार्क्स थे सर, 42 मार्क्स थे, और उस बच्चे ने मेंस तक लिखा है सर, मेंस तक लिखा है सर। अब ये बताइए, देखिए अगर आपके 40 प्लस, सर मैं उन बच्चों का डाउट क्लियर कर देता हूं जो बच्चे कहते हैं कि जीएस का पेपर अब कैसे तैयार करना है। अगर बेटा अगर आप लोगों ने जीएस 1 पेपर में 40 प्लस स्कोर कर लिया तो जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक। लेकिन सर हमें जो एक अप्रोच लेना है, जो एक स्कोर माना जाता है गुड, वो 50 to 65 एक गुड स्कोर है सर। अच्छा। और सर टॉपर के भी जो सर पिछला हम अगर एनालिसिस करें डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जो ओवरऑल टॉप करते हैं बच्चे जनरली सर उनका इसी रेंज में होता है। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं सर, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर कहीं होते हैं सर। तो आप देख सकते हो डियर, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 60 के आसपास सर, 60 के आसपास स्कोर करते हैं पेपर 1 में, और मैक्सिमम जो फोकस रहता है वो टेक्निकल पे रहता है। टेक्निकल से बहुत ज्यादा स्कोर करना है क्योंकि वो प्री और मेंस दोनों में हेल्प करता है। तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे नहीं लगा के वो टेक्निकल में उतना एनर्जी लगाते हैं, क्योंकि वहां पे प्री और मेंस 600 नंबर और 300 नंबर 900 मार्क्स का टेक्निकल है, सिर्फ 200 मार्क्स का है, ठीक है। तो सर अब जैसे 60 ठीक है, हमने कहा सेफ स्कोर है, अगर इतना लाएंगे और टेक्निकल में अच्छे से करेंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बट सर मेरा इसमें एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी तो यही रहने वाली है, तो क्यों ना हम यहाँ पे 20 मार्क्स का बफर लेके चले ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 80-90 के आसपास अगर मैं यहाँ पे टारगेट करता हूं, तो मैं पहले ही 20 मार्क्स 25 मार्क्स उन एवरेज स्टूडेंट से आगे निकल चुका हूं। वो मेरे को लग रहा है वो लीड लास्ट तक रहने वाली है, क्योंकि टेक्निकल में तो हम उतना अच्छे से करेंगे ही जितना बाकी कर रहे हैं। तो नॉन टेक्निकल में अगर मैंने 20 मार्क्स की लीड ले ली तो वो तो लास्ट तक लीड हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि मैंने देखा है सर फाइनल सिलेक्शन 2-2 3-3 4-4 मार्क्स पे रहता है, ठीक है। तो वो लास्ट में फिर बहुत हेल्प कर सकता है मेरे हिसाब से। तो सर मैं ये चाहता हूं कि इस जो आप यहाँ पे बच्चों को गाइड करोगे सब्जेक्ट वाइज, तो आप इस तरह से इनको गाइड करो कि ये 60 मार्क्स के लिए ना सोचे, ये 80-90-100 मार्क्स के लिए सोचे। उसके लिए इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और क्या ये जो 10 सब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे टेक्निकल से कुछ मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। अगर मैं इनको तैयार करता हूं तो क्या टेक्निकल कुछ याद आएगा, या बिल्कुल लीक से हटके पढ़ना पड़ेंगी चीजें। ये सर 1-2 चीजें हैं जो बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं, ठीक है। इसमें सर आप थोड़ा सा। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ बेटा देखो, जैसे कि यूपीएससी की साइट से ही ये हमने डेटा लिया है, तो इसमें दिया गया है बेटा जो सब्जेक्ट आपके 10 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट से 5 to 15% आएगा। लेकिन बेटा ये उन्होंने रेंज दी है, इस रेंज को कभी वो बेटा एक्सक्लूड भी किए हैं, इंक्लूड भी किए हैं। ओके, मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे आपको। अब बेटा जो हमारा एक प्रॉपर सीक्वेंस रहना चाहिए मुझे वो बताना आप लोगों को। जैसे बेटा सबसे पहले आप लोगों को ओके, सबसे पहले आप लोगों को देखिए, पहले बेटा आपको जो कि पहले नंबर पे रखना है मैथ्स एंड एप्टी, मैथ्स इंजीनियरिंग मैथ्स जिसे बोलते हैं बेटा, एंड एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट बेटा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, हालांकि बोलना भी चाहिए, सर ऐसा हुआ था पिछली बार क्या हुआ था, जो 2024 का पेपर था उसमें मैथ्स और एप्टी बहुत ज्यादा लेंथी आ गया था, लेकिन आया कितने मार्क्स का था वो देखो बेटा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 से 59 तक आपके बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, और 62 बेटा 100 तक, लगभग मानकर चलो 60, सॉरी बेटा ये था आपका 69, तो यहां से बेटा 70 से स्टार्ट थे। ओके, अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन बेटा एग्जैक्ट ही हो गए हैं। ये क्वेश्चन मैथ्स और एप्टीट्यूड से आए थे। अब बेटा इनका अगर डबल करोगे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 60 मार्क्स का केवल मैथ्स और एप्टीट्यूड आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे सर हम तो इंजीनियर्स हैं, गेट के लिए भी पढ़ते हैं, कौन सी बड़ी बात है, मैथ्स एप्टीट्यूड आज तक पढ़ते हुए आ रहे, बना लेंगे। लेकिन बेटा पेपर टफ था, मैथ्स एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी। मैथ्स और एप्टीट्यूड को देखा जाए तो टफ था, लेंथी था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म के इतने लेंथी क्वेश्चन पूछ रखे थे, जो एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी अगर सोल्व करता तो बेटा वो बहुत ज्यादा टाइम लेता।
ओके आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का नाम क्यों लिया आपने? क्योंकि बेटा उनका एक सब्जेक्ट होता है सिग्नल एंड सिस्टम, उसके अंदर वो कोर सब्जेक्ट के अंदर इन चीजों को पढ़ा जाता है, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और यही बेटा मैकेनिकल सिविल इंजीनियर के लिए बेटा ये केवल मैथ्स का पार्ट है, तो इसलिए मैंने बताया कि उसमें फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म और बाकी भी क्वेश्चन लेंदी थे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी काफी लेंदी थे, तो इसलिए बेटा इसमें स्कोर कर पाना अच्छा बहुत ही डिफिकल्ट था। अब आप बोलोगे सर ठीक है इसमें स्कोर कर पाना इतना डिफिकल्ट था, तो इसने आपने पहले नंबर पे क्यों रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन दोनों को क्यों रखा है जब इतना ही डिफिकल्ट है? तो बेटा केवल 2024 में ऐसा हुआ है जिससे कि यहां से लेंदी आया था। ओके बेटा, और दूसरी बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि अगर मान लो ईएससी के लिए मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, वही बच्चा जाता है तैयारी करने के लिए जिसने टेक्निकल में कमांड कर रखी होती है, आप भी जानते हो। ओके अब बेटा देखो यहां पे अगर किसी बच्चे ने टेक्निकल पे कमांड कर रखी है या गेट का भी दे रखा है तो बेटा मैथ्स एप्टीट्यूड उसका तैयार ही रहता है, इसलिए इसे मैं पहले तैयार करने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपने गेट के लिए मैथ्स और एप्टीट्यूड तैयार कर रखा है तो बेटा 80 to 85% सिलेबस वही है, 15% थोड़ा एक्स्ट्रा है मैथ्स के अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर नहीं। ओके अब आते हैं बेटा अगला क्या अप्रोच रहना चाहिए जो मुझे बताऊंगा। यहां पर तीसरे नंबर पे आपको रखना है मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस। ओके मटेरियल साइंस शॉर्टकट में लिखूंगा बेटा, सिलेबस तो ऑफिशियली मेंशन ही है, आज मैं आपको इसके सब्जेक्ट का वेटेज और कैसे अप्रोच करना है मैं स्टार्टिंग से वो बता रहा हूं। अब आप बोलोगे सर मटेरियल साइंस तो हमने देखा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, डाइइलेक्ट्रिक्स, मैग्नेटिक मटेरियल एंड सो ऑन, ये सब रहता है, तो इसे क्या हमें एक मैकेनिकल इंजीनियर पर कैसे पढ़ेगा? बेटा मटेरियल साइंस का जितना भी सिलेबस है वो एक ब्रांच में लाइन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, सिविल इंजीनियर वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, और बेटा सिमिलरली मैकेनिकल इंजीनियर भी वहीं पढ़ते हैं। ओके तो काफी पोर्शन मैकेनिकल सिविल इंजीनियर में भी लाई करता है, हाँ ज्यादातर पोर्शन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में लाई करता है, लेकिन वो बेटा ऐसा पोर्शन है जिसे हमने कभी ना कभी 12th में, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल है 12th की फिजिक्स में हमने पढ़ा होता है, तो बेटा सभी ब्रांच इसमें कंफर्टेबल होंगे, एक दो टॉपिक होंगे लेकिन उसे हमें इस हिसाब से नहीं सोचना है कि ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है, नहीं बेटा वो जनरल टॉपिक है जो कि हमने कभी ना कभी पढ़ रखा है। एक भी टॉपिक बेटा इसमें ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कभी आपने जिसमें नहीं पढ़ा हो। ओके तो बेटा ये टॉपिक हो गए। फिर मैं 4th नंबर पे जाता हूं एनवायरमेंट। ओके एनवायरमेंट स्टडीज। ओके तो बेटा ये 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने हैं। ओके अब आप बोलोगे सर वेटेज कितना है? बेटा वेटेज की अगर बात की जाए तो लगभग 50 क्वेश्चन, ठीक है अप्रोक्स बता रहा हूं बेटा, 50 क्वेश्चन यहां से, मार्क्स बोल रहा हूं बेटा मैं, 50 मार्क्स। ओके 50 मार्क्स ये, ओके 50 मार्क्स, और बेटा इन दोनों को मिलाकर भी बेटा लगभग 40 मार्क्स, 40 मार्क्स। तो देखो बेटा 90 मार्क्स का तो यहीं से हो गया बेटा, 90 मार्क्स का केवल और केवल इन 4 सब्जेक्ट से हो गया है, और बेटा बहुत ही स्टैटिक टॉपिक है। अब मैं इसे स्टैटिक क्यों बोल रहा हूं बेटा, जैसे मैं इधर बता रहा हूं, देखो आगे देखो 5th नंबर पे मैं किसे रख रहा हूं बेटा, आईसीटी। ये बेटा डायनेमिक सब्जेक्ट है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसमें करंट अफेयर भी इन्वॉल्व होता है, रिसेंट जो भी बेटा रिसर्च हुई है, ठीक है कोई भी इन्वेंशन हुए हैं, ठीक है कहां कौन से फील्ड में क्या रिसर्च चल रही है, सब इसके अंदर बेटा पूछा जाएगा आपका कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके तो बेटा ये आपका डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसे तैयार करने के लिए आपको करंट अफेयर का भी पूरा आइडिया होना चाहिए। हालांकि बेटा करंट अफेयर के बारे में मैं आगे आ रहा हूं बेटा, लेकिन अभी आईसीटी के बारे में बता रहा हूं आपको, ये डायनेमिक सब्जेक्ट है। बट बेटा जो मटेरियल साइंस, एनवायरमेंट, एप्टी और मैथ्स ये आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, जो लिखा हुआ है वही आपको पढ़ना है, 80 to 90% वहीं से बनता है, जो भी हमारे यहाँ फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे, उससे बाहर 82, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बेटा कि 100% से वहां से आएगा, लेकिन हाँ 80 to 85% आपका वहीं से बनेगा। ओके अब बेटा देखो आईसीटी के बाद अब आईसीटी का अप्रोच क्या रहना चाहिए, देखो बेटा यहां मैंने वेटेज बता दिया, मैं आगे बढ़ता हूं आईसीटी, लेकिन सीक्वेंस यही रखना है। हाँ अगर कोई बच्चा बोले सर मैं सिविल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर हूं, क्या मुझे इन 4 सब्जेक्ट का यही सीक्वेंस रखना चाहिए? बेटा कोई सी भी ब्रांच हो, आपको मालूम होगा ईएससी का पेपर 4 ब्रांच के अंदर होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ अगर कोई दूसरी ब्रांच का देना चाहता है तो इन्हीं 4 ब्रांच में से कोई एक ब्रांच लेनी पड़ेगी, उसी से पेपर आप लिखोगे। ओके अब बेटा ये 4 कोई सी भी ब्रांच हो, ये 4 का सीक्वेंस तो यही रखना है। बट अगर कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो बेटा वो आईसीटी ले सकता है 5th नंबर पर। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं मैकेनिकल या सिविल से हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, बेटा आप इसके साइड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले सकते हो।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफी हद तक बेटा आप रिलेट करोगे अपने टेक्निकल कोर सब्जेक्ट से, जो कि आप पढ़ते हो मैकेनिकल या सिविल वाले, है ना। ओके, पार्ट सीपीएम करके टॉपिक है बेटा, वो सिविल इंजीनियरिंग में काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है। दैट इज, अब ये बेटा किसका पार्ट है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आप आईसीटी की जगह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रख सकते हैं। ओके, 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर पे बेटा एथिक्स। अब बोलो सर एथिक्स तो सर बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, एथिक्स आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, एथिक्स की पर्टिकुलर एक ब्रांच पढ़नी है, दैट इज इंजीनियरिंग एथिक्स। ओके, जैसे बेटा मेडिकल एथिक्स होता है, ओके, प्रोफेशनल एथिक्स होता है, हमें केवल एक पर्टिकुलर ब्रांच पढ़नी है इंजीनियरिंग एथिक्स। ओके, तो ये बेटा आपका रहा। अब आप कहोगे सर ये कितने कितने आवर का, इसका ये आप अगर वेटेज बता देते कि कितने घंटे में कौन सा सब्जेक्ट होता है, बेटा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी में अलग से लेकर आऊंगा कि आईसीटी की क्या प्लानिंग है, सब चीजें। अभी तो मैं बेटा पूरा ओवरऑल पेपर को बताना चाह रहा हूं, जिससे जो बच्चों के मेरे पास डाउट आ रहे हैं कि जिन्हें यही क्लियर नहीं है कि अप्रोच कहां से करें। बेटा आपने पढ़ा होगा क्या, मैकेनिकल सिविल कोई सी भी इंजीनियरिंग की हो आपने, स्टार्टिंग में किसी भी डिवाइस को स्टार्ट करने में ज्यादा टॉर्क लगता है, तो उसी टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए हम और सार्थक सर आपके साथ हैं आज। पहले हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में बेटा हम एक स्पीड पकड़ेंगे, और जो भी डिफिकल्टीज आएंगी ईसीजी आपके साथ खड़ा है। अब आगे देखो बेटा 6 नंबर पे एथिक्स। अब बेटा इनमें जो आपका टाइम लगेगा, मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, उसके अनुसार बात करूंगा। अभी मैं इसका वेटेज बताता हूं। हाँ, एथिक्स बेटा बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग एथिक्स। मैंने अभी बता रहा हूं बेटा, एथिक्स इज द सब्जेक्ट बट इंजीनियरिंग एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ एथिक्स। ओके, तो लगभग 30 to 40 आवर मैक्सिमम है बेटा, ये मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि सर एथिक्स से क्या क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर पढ़ के जाएं। हमें तो एक जैसे ही लगता है, मोरल एथिक्स वगैरह वगैरह। ओके, तो ये चीज तो सब डिफरेंट डिफरेंट लगता है, क्या एक जैसा है। तो बेटा ये सब चीजें देखो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ये टोटली बेटा आपके थिंकिंग पे डिपेंड करता है। बहुत ही मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट में आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला हमारा सब्जेक्ट क्या है। आगे बेटा मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिख देता हूं, पीएम, पीएम फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब बेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हालांकि बेटा हमारे पास में सुशांत सर आज अवेलेबल नहीं है, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे एक पर्टिकुलर इसी को लेकर बेटा एक लेक्चर बनवाएंगे जो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बट बेटा आप बोलो सर इसका वेटेज कितना है, बेटा जो आईसीटी एथिक्स और पीएम मींस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, इनका सिमिलर वेटेज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर पे मैं लेकर जाऊंगा आप लोगों को, जो आपका है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी बेटा स्टैटिक क्वेश्चन है, सीधा आप लोगों को जो कराया जाएगा 80% वहीं से बनेगा। ओके, हाँ ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन बेटा वो आपके थिंकिंग पर डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं 9th नंबर पे बेटा जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ओके, ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं यार। एक बच्चा बोलता है कि सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूं, कभी मुझे मशीन का डायग्राम ही सही से बनाना नहीं आता है, तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या कंप्लीट कर सकता हूं। बेटा देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करने का और आपको एक कन्वेंशनल एग्जाम की तैयारी करने में बहुत फर्क होता है। यहां आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ भी ना पढ़ो तो 3 टॉपिक जरूर पढ़ने हैं बेटा। नंबर 1 कॉनिक सेक्शन, नंबर 2 प्रोजेक्शन, नंबर 3 बेटा आपको सेफ्टी वाला पार्ट। हाँ, डिजाइन वाला पार्ट आप लास्ट में ले सकते हो। ओके, जब डिटेल में पढ़ाऊंगा सबको मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्शन कौन कौन से पढ़ने हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ये हमें पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन बेटा जिसमें आप पहले स्फीयर, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, फिर बेटा लास्ट में मैं रखता हूं करंट अफेयर को। अब एक कोई बच्चा बोलता है सर करंट अफेयर लास्ट में क्यों रखा। बेटा आप भी जानते हो करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं 2024 के पेपर की, तो वहां करंट अफेयर बेटा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इजी आया था। ओके, तो आप लोगों को बेटा, लेकिन फिर भी बेटा एक साल में कभी कभी ऐसा हो जाता है। बट आपको अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि नहीं सर मैं करंट अफेयर डेली पढ़ता हूं, मैं 1 घंटा डेली पढ़ता हूं, मेरा हैबिट है बेटा, ये कोई बच्चा अगर ऐसा सोचता है तो बेटा आप करंट अफेयर को पहले नंबर पे ले सकते हो, ठीक है। अब कोई बच्चे बोलते हैं सर मेरा एथिक्स पहले नंबर पे होगा, लेकिन बेटा देखो ये मैंने आपको अपना सीक्वेंस बताया है। अगर 1 या 2 सब्जेक्ट आप ऊपर नीचे करना चाहो तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से बेटा कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एज अ टीचर मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया आपको कि हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए। ओके, तो बेटा इस सेशन में तो हम इतना ही आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी बेटा अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से लेकर, जैसे मान लो अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का डिटेल सिलेबस हमें नहीं पता है, आईसीटी में क्या क्या पढ़ना होता है समझ में नहीं आता है,
कितना क्वेश्चन में क्या अप्रोच लेना चाहिए ये समझ में नहीं आता है, तो बेटा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे कि हमें ये पता लगे कि आप लोगों के बीच में क्या प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं। क्योंकि बेटा जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ चल रही थी कि इतने कम टाइम में हम ईएससी का जीएस पेपर कैसे क्रैक कर सकते हैं, उसी को लेकर बेटा ये वीडियो में आया हूं। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये जरूर लिखना है कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के बारे में आपको क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जो कि आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, या स्टार्ट कर दिया है बट उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा इस चीज को आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसे दूर करूंगा। हाँ, अभी एक बच्चे का डाउट आया था मेरे पास कि सर स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी, इसके अंदर तो 6 सिग्मा और थ्योरीज ज्यादा होती है, क्या हमें पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा बेटा, आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को, और वो हम बताएंगे आपको। अब आपको सार्थक सर बताएंगे कि इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, कि आप इसी चीज से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कोर्स के रिगार्डिंग। प्लीज सर। तो डियर, ये तो अभी एक ना सिर्फ ओवरव्यू वीडियो था, एक एक सब्जेक्ट के बारे में क्या स्ट्रेटजी रहेगी। जैसे आईसीटी है तो आईसीटी में किस तरह से मूव करना चाहिए, एथिक्स में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से हमको अप्रोच करना है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे करना है, वो एक एक सब्जेक्ट वाइज सर डिटेल में लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे डियर जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात की है, आप लोगों के लिए डियर स्पेशल ये जो बैच अनाउंस किया है हम लोगों ने, यहां पे आप देख सकते हो ये बैच डियर आपका स्टार्ट होगा 18 अक्टूबर से। जी हाँ, 18 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होगा, जिसमें आपके लाइव क्लासेस चलेंगी, 8 सब्जेक्ट लाइव चलेंगे, बाकी 2 सब्जेक्ट जो मैथ्स और एप्टीट्यूड है डियर, वो आपका अभी के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, जिनको अभी 25 का देना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। बट इसकी जो वैलिडिटी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसकी वैलिडिटी है 1 ईयर की। जी हाँ, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। तो ये आपका 26 में भी हेल्प करेगा। जी हाँ, 26 में हेल्प करेगा। और इसका जो प्राइस है वो 9,999 है। ठीक है, बट अभी इसका जो प्राइस आप देख पा रहे हो वो इतना है दिवाली तक। ओके, ये सिर्फ पेपर 1 के लिए है। अगर आपने कहा सर मेरे को कंबाइंड प्रिपरेशन करना है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ना है, तो डियर वो भी बैचेस अवेलेबल है, वो बैच रनिंग में है 25 के लिए। तो 25 के लिए या 26 के लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है, इस नंबर पे अगर आप कॉल करोगे तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन आप नंबर पे कॉल करोगे आपको वो भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, सिर्फ प्री पेपर 1 का या टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों करने हैं डियर, ये चलेगा हाइब्रिड मोड पे। अगर आपको लगता है कि सर मैं तो जॉब कर रहा हूं, कॉलेज में हूं, नहीं आ पाऊंगा, तो डियर जो क्लास ऑफलाइन चल रही होगी वही क्लास टेलीकास्ट हो रही होगी ऑनलाइन। ठीक है, तो हाइब्रिड मोड पे चलेगा। इसका एक और बेनिफिट ये होगा कि आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी। ओके, तो ये सब इसमें रहने वाला है। और बैच की डिटेल के लिए हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हो ईएससी के रिगार्डिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बस मैं 2 मिनट के लिए और सर को बुलाना चाहूंगा। सर, और सर से थोड़ा सा ये 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि जो बैच में जो अप्रोच रहेगा वो कैसे रहने वाला है हमारा। ठीक है, किस माइंडसेट से हम ये बैच स्टार्ट करेंगे सो दैट स्टूडेंट को बेनिफिट हो। थैंक यू सर। हाँ, तो सर इसमें मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि हम इस बैच में क्या प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि बेटा अगर आप 2025 ईएससी देना चाह रहे हो तो उसके लिए बेटा आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप लेक्चर भी साथ में देखो और उसके नोट्स भी साथ में बनाओ। तो बेटा हम क्या काम करेंगे, जो भी आपके पीडीएफ नोट्स होंगे जो कि टीचर आपको डिलीवर करेंगे, वो बेटा एज ए पीडीएफ सेव होगा, और वही आपको बेटा जो भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो भी ईसीजी के हमारे बने हुए हैं उसमें बेटा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। अब बेटा क्या होगा, उसके अलग से क्या रहेगा, उसके अलग से बेटा जो भी पीवाईक्यूज हैं सब्जेक्ट में उसमें आए हुए, उसके बेटा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में उसके बेटा एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे हम, जिसमें हम आप लोगों को पीवाईक्यू के एनालिसिस कराएंगे। बेटा पीवाईक्यू करना बड़ी बात नहीं है, पीवाईक्यू की एनालिसिस करना बड़ी बात है कि किस टॉपिक से यूपीएससी पूछ रहा है और उस टॉपिक के अंदर कितना अंदर जा सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को क्या काम करना होगा, हम अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, यहां से हम अपनी तरफ से आपको पूरा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस कराएंगे, और जो अलग से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं
जैसे मान लो एथिक्स एक टॉपिक है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज करके एक चैप्टर होता है, अगर उसके आपको जो कहीं से अगर ढूंढोगे आप लोग तो उसके क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे बेटा, बहुत कम। मैं एथिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग एथिक्स की बात कर रहा हूँ, उसके कम मिलेंगे। तो बेटा उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। ओके, ऐसे बेटा सारे सब्जेक्ट के अंदर हम आपको पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं ईएससी के अंदर, ओके, ये हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलग भी अगर बेटा जैसे 1-to-1 मैपिंग भी करते हैं हम लोग कि अगर किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर डाउट है तो उसके टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि सार्थक सर, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उनके लिए जैसे कि अभी एक बच्चे से हमने बात भी की थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ आया था, बट वो सीरियसली बताऊं तो वो चंडीगढ़ ही पहली बार आया है। ठीक है, तो मैंने उसे यही समझाया कि बेटा यहाँ हम आप लोगों के लिए खड़े हैं, तो सर एक 1-to-1 मैपिंग भी जरूरी है उन बच्चों के लिए जो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सर आप भी काफी ऐसे बच्चों से मिलते हो जो घबराए हुए रहते हैं, तो उनके लिए हमें, और सर हम कोचिंग में इस बैचेस को लेकर क्या ऐसा एडिशनल देने वाले हैं सर, पीवाईक्यू प्लस में सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और सर जो भी आपको सर नोट्स बच्चे लिख नहीं पाएंगे तो सर हम ऐसे जो भी पीडीएफ सेव होगी वो हम सेंड कर दिया। मेन तो वही है सर, मेन तो बच्चों को पीडीएफ नोट्स चाहिए, लेक्चर उनके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, पीवाईक्यू रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस रहने वाला है। और जो भी स्टूडेंट कॉन्टिन्यूस लगा रह गया इस बैच में अपने साथ, वो इतना कर लेगा प्रीलिम्स वाले इस पेपर में कि जो सिलेक्टेड होके वहां बैठा है, ठीक है, उससे आके मिला के बात करेगा जी आपके इतने थे प्रीलिम्स में तो मेरे इतने थे, ये है। ठीक है, बाकी 2025 का अभी कुछ थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, अभी शायद दोबारा ओपन होगा, ठीक है, प्रेफरेंस के लिए दोबारा ओपन होगा, या फॉर्म फिल करने के लिए दोबारा ओपन होगा, या डेट एक्सटेंड होगी, अभी बहुत सारी चीजें कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो आप इस सब चीजों को मत सोचो, बस अपनी तैयारी में लग जाओ, और इन सब चीजों को सोचोगे टाइम वेस्ट करोगे। पेपर होगा जरूर, ठीक है, फॉर्म खुलेगा नहीं खुलेगा, अगर आपने फिल किया हुआ है तो आप तो तैयारी स्टार्ट करो ना। ठीक है, प्रेफरेंस के लिए तो दोबारा खुलना ही खुलना है, वो तो टेंशन मत लो आप। ओके, तो आप वो सबको छोड़ के जो वेरिएबल्स है जो आपके हाथ में है, जो कंट्रोल आप कर सकते हो, उन पे आप सोच के आप स्टार्ट करो प्रिपरेशन। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसको सोचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप 4 वीडियो देख लोगे, इधर देख लोगे कि पेपर की डेट एक्सटेंड होगी, ये हो गया, और सब टाइम वेस्ट होगा आपका। आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो और आपको कंटिन्यू रखो। ठीक है, सो डियर इस वीडियो में इतना ही, बाकी जल्दी आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएगी, सब्जेक्ट वाइज डिटेल में कैसे प्रिपरेशन करनी है सर लेके आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।